केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनधारियों का डीए बढ़ाकर 28% किया। इसी महीने से लागू होगी नई दर। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में जल भराव की समस्या। बारिश के बाद जाम में फंसी गाड़ियां। उत्तराखंड अफसरशाही के कार्य क्षेत्रों में बदलाव जारी। आईएएस अधिकारियों के विभाग में हुए फेरबदल। नेटवर्क 10 ने अफसरों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव की दी थी खबर। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली अधिकारियों की बैठक। तीसरी लहर को लेकर प्रभावी कदम उठाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। स्कूल और कॉलेज खोलने के दिए निर्देश। 50% क्षमता के साथ 25 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। आपके साथ में हूं सांची त्यागी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन धारकों के डीआर को बहाल करने का फैसला किया। इसके अलावा ग्रामीण भारत को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिए गए, जिसके तहत पशुपालन और अन्य क्षेत्रों में फायदा पहुंचाया जाएगा। पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 9,800 करोड़ रुपए का फंड केंद्र की ओर से दिया जाएगा। साथ ही नेशनल आयुष मिशन को 2025 और 26 तक जारी रखा जाएगा। इसके तहत आयुष प्रणाली की शिक्षा प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। 6 आयुष कॉलेज बनाए जाएंगे। 12 पीजी इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। नए आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे, जबकि पुराने अस्पतालों को अपग्रेड किया जाना है। जो पहले 17% थी, उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी, जो 1 जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को ये प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इन व्यू ऑफ द, अब हमारे जो पशुपालक हैं, उनके जानवरों की देखरेख के लिए भी, उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस को शुरू किया जाएगा। एक बड़ा कदम है उस दिशा में। और इसके अलावा जो तीसरा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें भी एनिमल हस्बेंड्री के लिए एक और कदम है, जिसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को रखा गया है। इसके माध्यम से वर्किंग कैपिटल पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी जाएगी, जिससे और पशु रखने का उनको मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत कुल खर्च 4,607 करोड़ रुपया 5 वर्षों में किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से आयुष प्रणाली की शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार किया जाएगा। नागरिकों को आयुष प्रणाली के माध्यम से प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स और होलिस्टिक हेल्थ केयर का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड हो, उसमें भी लोग उसकी मदद ले सकें, उसका भी बल मिलेगा। और इससे डिसीज बर्डन, यानी कि बीमारी का जो भार है, वो भी पूरे हेल्थ सिस्टम पर भी कम होगा। लोग स्वस्थ भी रहेंगे। और हमारे आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो हमारी पद्धति है, जो कई हजार वर्षों से लगातार देश में चल रही है, उसको देश और विदेश में भी और लोकप्रिय किया जाए। इनसे सामान्य स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, बीमारियों की रोकथाम भी होगी और नुकसान पर खर्च भी कम होगा। इसके अंतर्गत 12,000 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।
देश भर में किए जाएंगे और 6 आयुष कॉलेज खोले जाएंगे, 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बनेंगे, 10 अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा, 36 नए 50 बेड के और 30 बेड के और 10 बेड के आयुष। सरकार ने मंत्रिमंडल की 8 समितियों का पुनर्गठन किया है। इसमें कई मंत्रियों को जगह मिली है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कैबिनेट समिति, उच्च सदन के नेता और पार्टी संगठन में कई पदों में नियुक्ति और फेरबदल को लेकर चर्चाएं चल रही थी। इस श्रृंखला में 8 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल में 8 समितियों का पुनर्गठन किया है। इसमें कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह को राजनीतिक मामलों की अहम समिति में स्थान मिला है। भूपेंद्र यादव ने संगठन पार्टी के कामकाज के स्तर पर शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीता है। स्मृति ईरानी को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था, लेकिन बाद में उनसे ये महत्वपूर्ण विभाग वापस ले लिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी संसदीय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पराजित किया। बीजेपी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर उन्हें कपड़ा मंत्रालय के साथ महिला बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन हाल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में उनसे कपड़ा विभाग वापस लिया गया। उनके पास सिर्फ महिला बाल विकास मंत्रालय रह गया, लेकिन अब राजनीतिक मामलों की समिति में स्थान देकर उन्हें एक बड़ा अवसर दिया गया है। इसी तरह गिरिराज सिंह को भी राजनीतिक मामलों की समिति में जगह दी गई है। कैबिनेट की सभी 8 समितियों में गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 6 समितियों में शामिल हैं। इन 8 समितियों में 6 समितियों के अध्यक्ष पीएम मोदी हैं। राजनीतिक मामलों की समिति चुनाव, राजनीति, घटनाक्रम, भारी रणनीतियां बनाने जैसे अहम विषयों पर राय बनाती है। सर्बानंद सोनोवाल को भी इस समिति में जगह मिली है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने असम का चुनाव जीता है। उनको असम का मुख्यमंत्री बनाने के बजाय केंद्र में लाकर कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उनकी संगठन क्षमता, चुनाव रणनीति की कुशलता को देखते हुए अब राजनीतिक मामलों की समिति में शामिल किया गया है। इसी तरह संसदीय मामलों की समिति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू को स्थान दिया गया है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समितियों में सुरक्षा मामलों की समिति, आवास समिति में खास बदलाव नहीं हुआ है। निवेश और विकास से संबंधित समिति में 3 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। इसमें अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नारायण राणे शामिल हैं। इसी तरह बीजेपी संगठन स्तर पर कई पद भरे जाने हैं और नियुक्तियां होनी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का नाम साफ नहीं हो पाया। इसी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश कोदियाल से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि पार्टी आला कमान जो फैसले लेगी वो सभी को मंजूर होगा। उत्तराखंड में प्रतिपक्ष नेता को लेकर लगातार मीटिंगों का दौर, जो बैठकों का दौर है वो लगातार चल रहा है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो लगातार जो उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, यह अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मुख्यालय में जो कांग्रेस का मुख्यालय है AICC में लगातार आ रहे हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के हमारे साथ लोकप्रिय नेता भी हैं वहाँ के, और एक बिजनेसमैन भी हैं मुंबई के। गणेश जी, देखिए आप एक बिजनेसमैन भी हैं, नेता भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है, आप लोकप्रिय नेता भी हैं, तो सर क्या कहना है आपका, इसमें क्या प्रतिक्रिया आपकी? पार्टी के वरिष्ठ नेता इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्दी अगले 2-4 दिनों के अंदर ही इस पर कोई न कोई सकारात्मक निर्णय ले लिया जाएगा। अगर हम बात करें 2022 के चुनाव की, तो अब 22 का चुनाव ज़्यादा दिन नहीं, फरवरी-मार्च में चुनाव है, तो कैसे वहाँ पे काम करेगी कांग्रेस, किस तरह से आप लोग? नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रदेश में काम करना कोई बंद कर दिया किसी ने। काम, राजनीतिक कार्य अपनी गति से गतिमान हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन कुछ, जैसे कि आपने कहा कि हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री इंदिरा हृदय जी के देहांत के बाद ये स्थान रिक्त हुआ और इसकी पूर्ति होनी है, तो सभी समीकरणों को देखते हुए इसकी पूर्ति भी होगी और आगे के जो चुनाव से संबंधित कार्य हैं उनको भी निष्पादित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में भी वो कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं। समझता हूँ कि जैसे प्रत्येक प्रदेश के बारे में एक साथ सभी निर्णय होंगे। आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो वहाँ के बारे में अगर जो निर्णय करने होंगे एक साथ होंगे, कुछ अन्य निर्णय भी अगर होंगे तो। पंजाब की बात है तो एक साथ सभी निर्णय होंगे। फिर उत्तराखंड की बात है, जो भी निर्णय होंगे, नेता प्रतिपक्ष है या संगठन में कोई और बात है, तो वो एक साथ ही निर्णय होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए आप लोकप्रिय नेता भी हैं, MLA भी रह चुके हैं। देखिए आपने रमेश निशंक को आपने
वहाँ पराजित करके आपने सीट निकाली थी वहाँ की। ये सब जनता के हाथ में है और जनता ही किसी को जिताती है या जनता ही किसी को वापस बुला लेती क्या है। लगता है किसका नाम आगे चल रहा है? प्रतिपक्ष की है? किस बारे में? प्रतिपक्ष उसके लिए नहीं, ये हाईकमान का विशेषाधिकार है कि वो सभी परिस्थितियों पर मंथन करने के बाद किस व्यक्ति को किस मोर्चे पर उचित मानते हैं, ये उनका अधिकार है। और जिस व्यक्ति को जिस मोर्चे पर लगाया जाएगा वो व्यक्ति उस मोर्चे को फतेह करेगा, मेरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल। हमारे साथ गणेश उड़ियाल जी थे। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो पार्टी है, पार्टी के आला कमान के लोग हैं, जो भी जिसका भी नाम डिसाइड करेंगे प्रतिपक्ष के लिए वो उनको मंजूर होगा। हालांकि 2022 के चुनाव उनको देखते हुए लगातार कांग्रेस जो अगर हम बात करें तो जीरो ग्राउंड से काम कर रही है। कैमरामैन सतीश साहब, डिजिटल नेटवर्क 10 दिल्ली। दिल्ली को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। रोहिणी सेक्टर 37 हेलीपैड के नजदीक पुलिस हिरासत से भागने वाले आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ में बदमाश और पुलिसकर्मी दोनों को गोली लगी। दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणब तायल के अनुसार रोहिणी एरिया में होने वाली स्नैचिंग और लूट की घटनाओं को रोकने के लिए अमन विहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सुमित बक्का के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी से हथियार, लूटी हुई सोने की चेन और चोरी की बाइक भी बरामद की। आज सुबह 3:45 बजे के करीब अमन विहार थाने की पुलिस टीम का एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये बदमाश सुमित इलियास बग्गा है, जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा पुराने मुकदमे हैं और एक एक्टिव स्नैचर है। परसों एक चेन स्नैचिंग इंसिडेंट हुआ था बुध विहार थाने में, जिस सिलसिले में अमन विहार थाने ने कल इस सुमित इलियास बग्गा को अरेस्ट किया था, जिसमें एक गोल्ड चेन, एक कंट्रीमेड पिस्टल और एक स्टोलन मोटरसाइकिल रिकवर हुई थी। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर मानसून की पहली बारिश ने सिविक एजेंसियों की पोल खोल कर रख दी। बारिश के बाद पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया, मानो बाढ़ आ गई हो। जलभराव के चलते दोपहिया वाहन और ऑटो भी बंद हो गए। लोगों को धक्के मारकर किसी तरह ऑटो और दोपहिया वाहनों को बाहर निकालना पड़ा। वहीं रोशना रोड पर बारिश की वजह से लंबा जाम लग गया और गाड़ियों को सड़कों पर रेंगते हुए देखा गया। तो वहीं बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने ली करवट। 3-4 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद आज सुबह से ही दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद से ही लोगों के चेहरे पर राहत देखने को मिली और साथ ही साथ दिल्ली सरकार और एमसीडी के किए हुए वादों की भी इस मूसलाधार बारिश ने पोल खोल कर रख दी। जी हाँ, हम मौजूद हैं जखीरा अंडरपास पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से महज आधे घंटे की बारिश के बाद से ही इस अंडरपास में पानी भर गया है और किस तरीके से ट्रैफिक की आवाजाही में परेशानी हो रही है। यहाँ पे कुछ ट्रैफिक कर्मी भी मौजूद हैं जो कि लोगों को ट्रैफिक डाइवर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि यहाँ से ना जाए, लेकिन फिर भी लोग बात मानने को राजी नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार दावे कर रही थी कि वो मॉनसून आने की तैयारी में है, वहीं वो दावे खोखले होते नजर आ रहे हैं। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए। दिल्ली के मुकरबा चौक फ्लाईओवर के नीचे जीटी करनाल रोड पर बारिश के बाद लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही मुकरबा चौक के पास संजय एनक्लेव और मुख्य सड़क पर जलभराव की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि महीनों से सफाई न होने के कारण नालों का गंदा पानी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते जलभराव की समस्या पैदा हुई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में जगह जगह पानी भरने के बाद स्थिति ट्रैफिक जैम तक पहुंच गई। जगह जगह ट्रैफिक जैम की समस्या पैदा हो गई और लगातार भारी बारिश ने दिल्ली की स्पीड को रोक कर रख दिया। मालीपुर से आ रहा हूँ, कोई काम से गया था, पैदल चलने लायक भी जगह नहीं है, इतना जाम है ना। अब पानी हर जगह इतना भरा हुआ कि नीचे से ऊपर आया हूँ मैं खड़ा होने के लिए। दिल्ली में बारिश तमाम सरकारी दावों की पोल खोल रही है। झमाझम बारिश ने दिल्ली सरकार और एमसीडी की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली के संगम विहार के बांध रोड पर पानी भर गया और कई वाहन पानी में डूबते और तैरते नजर आए।
पूर्वी दिल्ली में जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। दरअसल बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया। इसी कड़ी में NH9 की अंडरपास में भी पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों के साथ साथ वाहनों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी भरने के चलते कई गाड़ियां भी खराब हो गईं और कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। हमने अपने सभी नालों की सफाई कर चुके हैं। हमारे सभी नाले साफ हैं। जो छोटी नाली हैं, नाले हैं, वो सब फ्लड डिपार्टमेंट के नालों में जाते हैं या PW के नालों में जाते हैं। अगर उनकी सफाई सही ढंग से हुई होगी, जो कि मुझे लगता है नहीं हुई है। बकरीद के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के साथ जिला पुलिस मुख्यालय में मीटिंग की। इस मीटिंग में एकता कमेटी से बकरीद के त्योहार पर कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन किए जाने की अपील की गई। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की अपील की गई। DCP प्रियंका कश्यप ने बताया कि बकरीद को देखते हुए पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो गाइडलाइंस का पालन करें। मीडिया एक बहुत ही अच्छा माध्यम भी है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कमेटी के साथ हम और हमारे सब ऑफिसर्स ने एक मीटिंग की है। आने वाले फेस्टिवल बकरीद के उसके DDMA ऑर्डर्स की बेसिकली पालना हो अच्छे से और पीस बनाए रखें सोसाइटी में, उस विषय में हमने एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है आज। मैं डॉक्टर परवेज मियां हूँ, अध्यक्ष हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता अमन कमेटी का और पूर्वी ज़िला, शाहदरा ज़िला, नॉर्थ ईस्ट ये जिम्मेदारी हैं और बराबर के जो ज़िले हैं उनको यूँ संभालते हैं कि अगर हमारा पड़ोस खुश होगा तो हम भी खुश रहेंगे। साउथ दिल्ली के साइबर सेल टीम ने अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल स्पेशल स्टाफ की टीम ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। मौके से कई कंप्यूटर और लैपटॉप भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के नाम पर अमेरिका के लोगों को ठगने का काम करते थे। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक दंपत्ति ने एक बुजुर्ग महिला की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर नाले में फेंक दिया। आरोप है कि एक दंपत्ति ने शव के टुकड़े कर उसे बैग में रखकर नाले में फेंका। हत्या के कारणों को लेकर पुलिस का कहना है कि आरोपी दंपत्ति ने बुजुर्ग महिला से पैसे उधार लिए थे। महिला उधार की रकम की मांग कर रही थी, तो इसी कारण दंपत्ति ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस संबंध में उनके खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। ये 3 तारीख को हमारे पास पहली बार इन्फॉर्मेशन आई कि जो मेघा ग्रोवर हैं वो कहीं बाहर गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ में और पीछे इनको जो इनकी मदर इन लाइन को छोड़ के गई थी। जब आके चेक किया इन्होंने 3 तारीख को तो ये इनको यहाँ नहीं मिली। इन्होंने थाने में आई, रिपोर्ट किया तो मिसिंग लॉस की गई। 7 तारीख को कुछ सस्पिशन के साथ में आई कि इनके पड़ोसी भी मिसिंग है, तो उस बेसिस पे हमने 365 का केस दर्ज कर दिया था इसमें अब्डक्शन का और सब्सिक्वेंटली केस दर्ज करते हमने एक टीम भेज दी पड़ोसियों को ढूंढने के लिए। दिल्ली के रोहिणी जिला पुलिस ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई राम रतन नाम के युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मंगोलपुरी निवासी सतीश के रूप में हुई। रोहिणी जिले के DCP प्रणव तायल के अनुसार आरोपी की सीमापुरी में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने सीमापुरी इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2020 में अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से छूटकर आरोपी वारदात को अंजाम दे रहा था। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रामरत्नम नाम के एक युवक की हत्या हुई थी, जिसमें एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां बांद्रा यूनिट ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स को जब्त कर लिया। इस मामले में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 2 किलोग्राम अफगानी चरस के साथ साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच की टीम से मिली जानकारी के अनुसार जब्त की गई चरस उत्तर प्रदेश से लाई गई थी। अब एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम इस बात को पता लगाने में जुटी है कि जब्त की गई चरस मुंबई में किससे सप्लाई की गई थी। एंटी नार्कोटिक्स सेल के बांद्रा यूनिट ने 2 अक्यूज को अरेस्ट किया है, जिनके पास से 2 kg अफगानी चरस बरामद किया गया है, जिसकी टोटल प्राइस 1 करोड़ है। और ये चरस उत्तर प्रदेश से लाया गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। ये चरस किसे सप्लाई किया जाना था और
इसका आगे क्या उपयोग किया जाना है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जारी। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए सांगली प्रशासन ने आज से 19 तारीख तक 5 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू कर दिया है। इस लॉकडाउन के विरोध में व्यापारियों ने भीख मांगकर आंदोलन किया और सरकार तक अपना दुख पहुंचाने की कोशिश की। सांगली जिले में कोरोना पॉजिटिव रेट बढ़ने के साथ जिला प्रशासन ने फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया। ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। हालांकि सांगली के व्यापारियों ने इसका कड़ा विरोध करते हुए भीख मांगो आंदोलन शुरू किया। पेंगुआ शहर में मानव तस्करी निरोधक संस्था और चेतनालय टीम ने पेंगुआ थाने की टीम की मदद से 18 साल से कम आयु के 5 बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्चे कई दुकानों पर काम कर रहे थे। मानव तस्करी निरोधक संस्था और चेतनालय टीम ने बच्चों को मौके पर ही विनोद कुमार मेंबर बाल कल्याण समिति नू को सौंप दिया। नू जिले में ASTU व चाइल्ड लाइन की तरफ से हर सप्ताह रेस्क्यू होता है। पिछले सप्ताह इन्होंने ताबड़ू किया था और हमारे सामने ये बच्चे पेश करते हैं। तो हमारा ऑफिस नूह में है, लेकिन हम यहाँ पर आए हुए हैं। इन्होंने हमारे सामने ये बच्चे पेश किए हैं। रईसा कोठी के बाजू में नहीं कराएंगे जी, बाल मजदूरी उम्र के मुताबिक होगा तो उससे कराएंगे बस। कितने बच्चे जो आपकी दुकान पर जो है? 5-4 बच्चे काम कर रहे थे बस। करनाल के कस्बा इंद्री में मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। इंद्री बस स्टैंड में पानी की निकासी न होने के चलते बस स्टैंड पानी से भर गया, वहीं जिसको लेकर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्या यहाँ पर काफ़ी पुरानी है। इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों को भी लिखित में बताया गया, लेकिन अधिकारियों का बस स्टैंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइनों में लगना होगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका मिलेगा। दरअसल हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन ATM स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। यह मशीन गुरुग्राम जिले के फरुखानगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू होगा। इस ग्रेन ATM मशीन के बारे में हरियाणा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को प्रभार संभालने पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि ग्रेन ATM लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों की समय और उनको अनाज का पूरा माप न मिलने जैसी तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मशीन को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।